सोचो, अगर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है लेकिन लाइफ में सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या होगा? सक्सेस आखिर है क्या? सिर्फ टैलेंट से मिलती है या फिर कनेक्शंस और लक भी उतना ही मैटर करते हैं? ये सवाल इस चैप्टर के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपने टैलेंट के बावजूद पीछे रह जाते हैं और कुछ शायद थोड़े कनेक्शंस और लक से आगे निकल जाते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन सिंपल और इंगेजिंग बनाते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टाइम ट्रैवल करते हैं 1940s के उस फेमस जेमिनी स्टूडियोज की दुनिया में। ओके, तो ये चैप्टर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि ऑथर का स्टाइल रैम्बलिंग है। मतलब एक बात से दूसरी बात निकल आती है, कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसे इन 6 इजी पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे। पहले मेकअप रूम, फिर ऑफिस बॉय वर्सेस सुब्बू, उसके बाद स्टोरी डिपार्टमेंट, फिर मिस्टीरियस गेस्ट्स, द इंग्लिश पोएट और फाइनली सारे फाइनल टेकअवेज। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द मेकअप रूम। और सबसे पहले चैप्टर का ये अजीब सा नाम, पोएट्स तो ठीक है समझ आता है, लेकिन ये पैनकेक्स क्या चीज है? कोई नाश्ता वाश्ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैनकेक एक्चुअली एक मेकअप ब्रांड का नाम था, जो जेमिनी स्टूडियोज ट्रक भर के खरीदता था। सोचो, उस टाइम की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्टार्स जैसे ग्रेटा गार्बो से लेकर इंडिया की सुपरस्टार विजयंती माला तक इसे यूज करती थीं। और ये मेकअप लगता कहाँ था? एक ऐसी जगह जिसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल यानी अस्तबल माना जाता था। अब इमेजिन करके देखो, मेकअप रूम में इतनी सारी बड़ी बड़ी इनकैंडेसेंट लाइट्स थीं कि एक्टर्स को फायरी मिजरी फील होती थी, मतलब आग जैसी जलन और तकलीफ। ये फ्रेज एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। लेकिन इस मेकअप डिपार्टमेंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। ये अनजाने में नेशनल इंटीग्रेशन का एक परफेक्ट सिंबल बन गया था। इसका हेड पहले एक बंगाली था, फिर एक महाराष्ट्रियन, और उसके असिस्टेंट्स देखो कहाँ कहाँ से थे। आंध्रा, मद्रास, एंग्लो बर्मीज, कन्नडिगा, मतलब पूरा इंडिया एक ही छत के नीचे काम कर रहा था। पर जहाँ इतने सारे लोग होते हैं वहाँ प्रोफेशनल जेलसी तो होती ही है। और यही हमें ले जाता है कहानी के सेकेंड पार्ट पर, जहाँ दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ऑफिस बॉय और सुब्बू। पहला है ऑफिस बॉय। नाम से बॉय है लेकिन असल में एक 40 साल का आदमी था। स्टूडियो तो आया था हीरो या राइटर बनने, लेकिन काम क्या मिला? भीड़ का यानी क्राउड का मेकअप करने का। तो ऑब्वियसली वो बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। ये जो कंपैरिजन टेबल आप देख रहे हो, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सीधा सीधा एक 5 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ है ऑफिस बॉय जो अपनी फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को, खासकर सुब्बू को ब्लेम करता रहता था, और दूसरी तरफ है कुथमंगलम सुब्बू जो हमेशा खुश और पॉजिटिव रहता था और स्टूडियो में बॉस के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर था। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुब्बू सिर्फ बॉस का चमचा नहीं था। ही वॉज अ जेन्युइन मल्टी टैलेंटेड जीनियस। वो एक पोएट था, उसने थिल्लाना मुहानम बल नाम की एक पूरी नॉवेल लिखी, कमाल का एक्टर था, और उसका घर हमेशा मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा रहता था। ऑथर्स साफ साफ कहते हैं कि सुब्बू ने ही जेमिनी स्टूडियोज को एक डायरेक्शन एंड डेफिनेशन दी थी। अब सुब्बू के अलावा स्टूडियो में एक पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट भी था। यहाँ राइटर्स और पोएट्स का पूरा ग्रुप काम करता था, और उनके बीच में एक बहुत ही अजीब सा लॉयर भी था, जिसका काम लीगल एडवाइस देना कम और अजीब हरकतें करना ज्यादा था। ये किस्सा देखो कितना अजीब है। एक टॉप एक्ट्रेस सेट पर गुस्से में चिल्ला रही थी, सब लोग डर गए, लेकिन इस लॉयर ने चुपके से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया। जैसे ही एक्ट्रेस शांत हुई, उसने उसकी ही गुस्से भरी आवाज उससे सुना दी। वो बेचारी इतना डर गई कि शी वाज स्ट्रक डम, मतलब उसकी बोलती ही बंद हो गई और उसका करियर ही खत्म हो गया। और यहाँ आती है कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करने का डिसाइड किया तो सारे पोएट्स और राइटर्स को निकाल दिया गया, लेकिन उनके साथ साथ इस लॉयर की जॉब भी चली गई। ऑथर मजाक में कहते हैं कि ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि पोएट्स की वजह से एक लॉयर बेरोजगार हो गया। जेमिनी स्टूडियोज में सिर्फ फिल्में ही नहीं बनती थी, वहाँ टाइम टाइम पर अजीब और गरीब मेहमान भी आते थे। इनमें से 2 विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर के मिस्ट्री एलिमेंट को बिल्ड करती हैं। पहले आई मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी यानी MRA। ये 200 लोगों का एक इंटरनेशनल ग्रुप था। उन्होंने स्टूडियो में 2 प्ले स्टेज किए, जॉथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स इतने प्रोफेशनल थे कि तमिल ड्रामा पर सालों तक उनका इन्फ्लुएंस रहा। असल में ये एक एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट था, जिसके बारे में स्टूडियो के ज़्यादातर लोगों को कुछ खास आइडिया नहीं था। अब MRA के कुछ महीनों बाद एक और विजिटर आया,
एक लंबा सा बिल्कुल अंग्रेज दिखने वाला और एकदम अननोन पोएट इंग्लैंड से। किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना था। सोचो ये पोएट कौन था और वो एक तमिल फिल्म स्टूडियो में कर क्या रहा था जहां लोगों को इंग्लिश पोएट्री में ज़ीरो इंटरेस्ट था। ये विजिट एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई। उसने स्पीच दी पर किसी को एक लव समझ नहीं आया। उसका इंग्लिश एक्सेंट इतना अजीब था कि सब लोग बस हैरान, कंफ्यूज्ड और बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। ये विजिट एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बनकर रह गई जिसका जवाब सालों तक किसी को नहीं मिला। काफी सालों बाद जब ऑथर अशोका मित्रन स्टूडियो छोड़ चुके थे, एक दिन उन्हें फुटपाथ पर 50 पैसे में एक सस्ती सी किताब मिली। उसका टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड। और जैसे ही ऑथर ने वो किताब खोली, अचानक से सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। उस किताब में 6 अलग अलग राइटर्स के एसेज थे कम्युनिज्म पर, और उनमें से एक राइटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर, वही मिस्टीरियस इंग्लिश पोएट। तब ऑथर को समझ आया कि जेमिनी के बॉस मिस्टर एस वासन, जो खुद एंटी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने एक इंग्लिश एंटी कम्युनिस्ट पोएट को स्पीच देने के लिए क्यों बुलाया था। तो उस पूरी कहानी से, जिसमें मेकअप, जेलसी, लॉयर्स और पोएट सब मिक्स हैं, हमें एग्जाम के लिए क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं। चलो जल्दी से समराइज करते हैं। मेनली आपको ये थीम्स याद रखनी है। ऑथर का ह्यूमरस और सैटारिकल स्टाइल, ऑफिस बॉय और सुब्बू के बीच की प्रोफेशनल जेलसी, स्टूडियो के लोगों की अजीब आदतें यानी ह्यूमन फॉइबल्स, और पूरे चैप्टर में भरी हुई आयरनी, जैसे लॉयर का काम या एक इंग्लिश पोएट का तमिल स्टूडियो में आना। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं थीम्स पर बेस्ड होते हैं। ये चैप्टर 60-70 साल पुराना है, पर एक मिनट सोचो, क्या आज की फिल्म इंडस्ट्री में फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट, प्रोफेशनल जेलसी और सुपरफिशियल पैनकेक्स यानी मेकअप नहीं है? इसके बारे में जरूर सोचना। और हाँ, इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल चेक करना मत भूलना।